तो एक ही क्वेश्चन है मटेरियल का जो कि दिसंबर 2015 में आया एग्जाम में। तो और एक बार पढ़ते हैं और क्वेश्चन इसको करते हैं। लिखा हुआ है ए लिमिटेड वॉज ऑर्डरिंग, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, तो अभी हम किस पे काम कर रहे हैं? ईओक्यू पे, मतलब ईओक्यू को जो बता रहा होगा अपना ऑर्डर वही मंगाते हैं। और तब प्राइस जो पड़ते हैं वो 750 रुपए का पड़ते हैं। एनुअल कंजम्पशन है अपना कितना? 18,000। कैरिंग कॉस्ट वॉज 20% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 1500 पर ऑर्डर। ए लिमिटेड वांट टू मूव टुवर्ड जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो अब जो ये जस्ट इन टाइम है वो फाइनल लेवल में पहुंच गया है, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल अपने पास मंगा के नहीं रखते। जब जरूरत पड़ती, थोड़ा बहुत रखते हैं हल्का फुल्का, और जब जरूरत पड़ती है तो फिर अपना मंगा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, जब पहले एटीएम नहीं हुआ करते थे तो आदमी ज्यादा रुपया जेब में लेके टहलता था। अब भी लेके जाता है लेकिन थोड़े कम पैसे, एकदम जहां जानता है कि हाँ मोबाइल से काम नहीं चलेगा, क्यूआर से पेमेंट नहीं लेगा, वहां हम कैश दे देंगे। तो अब वो 1000-2000 रुपए रखता है, पहले 20,000 रुपए लेके चलता था। बात समझ लो। तो वही चीज है जस्ट इन टाइम। तो जस्ट इन टाइम में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हम रॉ मटेरियल की क्वांटिटी अपने पास नहीं संभाल के रखते हैं, होल्ड करके नहीं रखते, उसका स्टॉक होल्ड नहीं कर रखते हैं, थोड़ा बहुत रखते हैं, मिनिमल स्टॉक। तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? जस्ट इन टाइम सिस्टम। तो जस्ट इन टाइम क्या होता है वो हमने बातों बातों में आपको बता दिया। नई पॉलिसी में, मतलब नई जस्ट इन टाइम वाले में क्या करेंगे? एवरेज नंबर ऑफ यूनिट हेल्ड इन स्टॉक कितना रहेगा आपका? 100 यूनिट का। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर बढ़ जाएगी, 1510 हो जाएगी। कैरिंग कॉस्ट अभी भी 20% रहेगी। और परचेज प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। परचेज प्राइस क्या हो जाएगा अपना? इंक्रीज हो जाएगा। और टोटल न्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब नए वाले सिस्टम में, जेआईटी वाले में, ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहेगी वो 9 टाइम्स रहेगी कैरिंग कॉस्ट की। ठीक है, तो ये डेटा प्रोवाइड किया गया है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द ईओक्यू बिफोर द न्यू पॉलिसी, मतलब जस्ट इन टाइम से पहले हमारा ईओक्यू क्या हुआ करता था। तो पहले पार्ट का आंसर समझो। अब आपको पता है बेटा कि एट ईओक्यू, यानी हम जब ईओक्यू पे होते थे तो आपको पता है कि जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो टोटल कैरिंग कॉस्ट के बराबर होती है। पता है कि नहीं पता? ईओक्यू हमें पता नहीं है लेकिन हमको ये बात तो पता है। तो हमने क्या कर लिया इसमें, ईओक्यू वाली जो क्वांटिटी है उसको हमने लेट कर लिया एक्स यूनिट। क्या लेट कर लिया? एक्स यूनिट। तो एक्स यूनिट अगर हमारा ईओक्यू है तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती थी? ए डिवाइड बाई ऑर्डर साइज इंटू ओ। ए हमारा एनुअल कंजम्पशन 18,000 है, क्वांटिटी हमने एक्स मानी है, एक्स ऑर्डर साइज हो गया, उससे डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। और इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो कि कितना था? 1500। तो ये हो गई हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो समझ में आती होगी। भाई जब आप ए को यानी एनुअल कंजम्पशन को ऑर्डर साइज से डिवाइड करते हो तो ये चीज आती है नंबर ऑफ ऑर्डर, और उसको ओ से मल्टीप्लाई करते हो यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर से, तो क्या आ जाती है आपकी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कोई समस्या इसको समझने में? कोई समस्या नहीं। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे? 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज जो कि आपने कितना माना है? एक्स, और इंटू कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी? जो भी प्राइजेस हैं उसका कितना लगेगा? 20%। तो 750 रुपए का 20%। अब इसको सॉल्व कर लें और एक्स की वैल्यू निकाल लें तो हमारा ईओक्यू का आंसर आ जाएगा। तो सब कुछ जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हो तो आता है यहाँ पे हमारे पास 600। ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो कितना आ रहा है हमारा? 18,000 इंटू 1500, तो ये हो गया हमारा 27 लाख डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, 27 लाख डिवाइड बाई एक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप की बनेगी यहाँ पे। ये हो गया आपका 150, 2 से डिवाइड कर लोगे तो 75, यहाँ पे आएगा 75x। यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 75x आ जाएगा। 75 से काटना चाहो तो कट कर सकते हो, 75 से काटना चाहे तो क्या कर सकते हैं हम? कट कर सकते हैं। तो 75 से अगर इसको कट कर दो तो 27 लाख डिवाइड बाई 75 करो, 36,000। तो ये हो गया 36,000 डिवाइड बाई एक्स, और इधर भी क्या आ जाएगा आपका? एक्स आ जाएगा।
75 से हमने कट कर दिया दोनों साइड। कोई समस्या? कोई समस्या हुई? ना कट करना चाहो, आपका मन नहीं कर रहा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 75x² इज इक्वल टू 27 लाख। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 लाख डिवाइड बाय 75, जो कि आ रहा कितना? 36,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36,000 का स्क्वायर रूट, जो कि आ गया आपका 600 यूनिट। कैसे नॉर्मल निकाल सकते हो? कैरिंग कॉस्ट हम 150 लेंगे, पर यूनिट जो है उसका 20% निकाले 150 आ जाएगा। ठीक है, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हो, और जो आपका नॉर्मल फॉर्मूला है ईओक्यू वाला, वो लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। 2 इंटू एनुअल डिमांड आपकी कितनी है? 18,000, और ओ हो जाएगा आपका 1500, और कैरिंग कॉस्ट जो है आपकी कितनी है? 750 का 20%, क्योंकि डेटा सारा प्रोवाइडेड है। तो चाहे आप इससे सॉल्व कर लो, और चाहे आप डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, आंसर आपका उतना ही आ रहा है। ठीक है, ये वाला इजी हो जाएगा आपके लिए। एक मिनट रुको, 27 लाख है हमारा, 27 लाख डिवाइडेड बाई 75। ये एक बार चेक कर लेते हैं, 18,000 इंटू 1500, तो ये 27 लाख नहीं आ रहा, एक जीरो और है इसमें, इन्होंने गलती 27 लाख बोल दिया था, 270 लाख आ रहा है। हाँ, 2,70,00,000 आ रहा है, या 270 लाख बोलो या 2,70,00,000 बोलो, एक ही बात है। तो ऐसे में एक जीरो यहाँ ज्यादा आएगा, 36 4 टाइम जीरो, और ऐसे करके आपका 600 आ रहा है। तो चाहे आप ये जो ईओक्यू में आपको पता होता है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट के बराबर होती है, उसको इक्वेट करके सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, जो ज्यादा आसान है, तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। तो पहला पार्ट आई थिंक समझ में आ रहा है, पहले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका क्या रहेगा बिफोर एंड आफ्टर द न्यू पॉलिसी। ठीक है, तो अभी नई पॉलिसी नहीं लगाई, पहले बिफोर वाला निकाल लो, और फिर क्या निकाल लोगे आप? आफ्टर वाला निकाल लोगे। ठीक है, तो अगर हम बिफोर न्यू पॉलिसी की बात करें, तो फॉर्मूला क्या होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो आप कंज्यूम कितना कर रहे हो? 18,000। कितना कंज्यूम कर रहे हो? 18,000। और आपका एवरेज स्टॉक कितना है वो निकाल लो। ठीक है, एवरेज स्टॉक कितना होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, और या एवरेज स्टॉक का दूसरा तरीका बताया था 1/2 इंटू ऑर्डर साइज। इसमें नॉर्मली कहां लगा पाओगे? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है कहां? ठीक है, तो एवरेज इन्वेंटरी का जो दूसरा वाला फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला होता है? ऑर्डर साइज इंटू 1/2। तो ऑर्डर साइज आपका कितना निकला है? 600। 600 का 1/2 कर दो, 300। तो ये हो गया 18,000, ये हो गया 300। तो आंसर आ गया कितना? 60 टाइम्स। ठीक है, आंसर आ गया कितना अपना? 60 टाइम। और न्यू पॉलिसी में जाओगे आप, यानी आफ्टर न्यू पॉलिसी, तो एनुअल कंजम्पशन तो आपका 18,000 है, और न्यू पॉलिसी में आपका एवरेज स्टॉक दे रखा है कितना? 100। तो ये आ जाएगा 180 टाइम्स। कोई समस्या बेटा? तीसरा पार्ट समझो। तीसरे पार्ट में बोला गया है कि आप परचेज प्राइस में कितना इंक्रीज कर दो न्यू पॉलिसी में, जिससे आप दोनों पॉलिसी को कंपेयर कर पाओ। मतलब दोनों पॉलिसी में क्या हो जाए? आपका कंपैरिजन हो जाए। लेकिन आपको नई पॉलिसी में प्राइस बढ़ाना है, और कितना बढ़ाना है वही आपको बताना है। नई वाली पॉलिसी में इन्होंने बताया है यहाँ पे कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहेगी वो 9 टाइम रहेगी किसकी? न्यू कैरिंग कॉस्ट की। तो इसको इक्वेट करके निकालना पड़ेगा कि ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो 9 टाइम्स है किसकी? कैरिंग कॉस्ट की। ठीक, अब बहुत ही ध्यान से बात को समझो। न्यू पॉलिसी में आपको एवरेज स्टॉक पता है कितने का? 100। तो अभी बताया था कि एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है? उससे भी निकलता है, और 1/2 इंटू ऑर्डर साइज से निकलता है, इससे भी निकलता है। तो एवरेज स्टॉक आपको 1/, बता दिया है, ऑर्डर साइज आपको नहीं पता है, तो इससे आपका न्यू पॉलिसी में ऑर्डर साइज निकल जाएगा। यानी नए वाले में आप कितना कितना मंगाते हो एक बार में? 200 यूनिट आप एक बार में मंगाते हो। सेकंड थर्ड वाले पार्ट में आपको प्राइस नया लेना है,
तो प्राइस नहीं पता है तो हमने लेट कर लिया प्राइस इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब नए वाले में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी वो कैरिंग कॉस्ट की 9 टाइम्स है। ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी 9 टाइम्स द कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो यानी टोटल कैरिंग कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, हमें 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारी क्या आ जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी। यही तो बोला इक्वेशन ने। अब नए वाले में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई, साल भर में मंगाना तो आपको कितना है 18,000, एक बार में आप कितना मंगा रहे हो, तो ये हो गए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर। और नई पॉलिसी में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो खर्चा हो रहा है वो 1510 का खर्चा हो रहा है। तो ये हो गई हमारी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। कोई दिक्कत? अब इधर देखो, हाँ कोई बात नहीं, भी लिख देंगे। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, 1/2 इंटू ऑर्डर साइज, या फिर आप सीधा सीधा क्या लिख दो, एवरेज इन्वेंट्री लिख दो, जो आपको 100 पता थी। तो कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते हो, एवरेज स्टॉक ना इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जिसको आप क्या बोलते हो, सी बोलते हो। ठीक है, और इंटू 9 तो अपना रखना ही रखना है। तो ये आपने जोड़ बटोर के बताया कितना, 1,35,900। एवरेज स्टॉक आपका 100 है। कैरिंग कॉस्ट जो भी प्राइस रहेगा, क्योंकि नया प्राइस ही नहीं पता है अपने को, वही तो निकालना है, जो भी प्राइस रहेगा उसका कितना लगेगा 20%, और इंटू 9 तो अपने पास है ही है। एक्स की वैल्यू निकाल ले तो न्यू प्राइस आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर निकाल लें तो हमारी क्या आ जाएगा, न्यू प्राइस आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करें तो ये हो गया 0.2x, और ये दोनों जाके इधर डिवाइड हो जाएंगे, तो 1,35,900, ये 100 भी नीचे डिवाइड में चला जाएगा, और ये 9 भी चला जाएगा डिवाइड में, और यहां से बचेगा आपका कितना 0.2x। तो 1,35,900 डिवाइड बाई ये हो गया 900, तो ये आ गया 151 इज इक्वल टू 0.20x। तो x की वैल्यू हो गई 151 डिवाइड बाई 0.20, यानी कि 755। ये आ गया आपका क्या, न्यू प्राइस। पुराना प्राइस कितना था 750, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन प्राइस आपको कितना करना पड़ेगा, 5 रुपए का। ठीक है, हमको प्राइस में कितने का इंक्रीज करना पड़ेगा, 5 रुपए का इंक्रीज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? हाँ, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है ये बताओ, टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती, क्या फॉर्मूला होता है, तो वही तो लिखा है। कैरिंग कॉस्ट का जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक इनटू सी, वही लिख दिया कैरिंग कॉस्ट की जगह पे, तभी तुम पुट कर पाए। कैसे बताओ, तो कैरिंग कॉस्ट निकालना अपना पर्पस थोड़ी ना, अपने को तो न्यू प्राइस चाहिए। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट निकल जाएगी, प्राइस कैसे निकालोगे, और कैरिंग कॉस्ट निकलेगी कैसे, प्राइस पता कहाँ है। इससे तुम कैरिंग कॉस्ट निकाल लो, टेक्निकली वही हो रहा है कि एक बार एक्स के फॉर्म में कैरिंग कॉस्ट निकाल लो और एक बार इसके फॉर्म में निकालो, दोनों को इक्वेट कर रहे हो। समझ लो, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस को एक्स मान लिया, दोनों को इक्वेट कर दिया, जो सवाल में कहानी बताई गई थी। ये कह रहे हैं कि 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देते तो कैरिंग कॉस्ट आ जाती है ना, अमाउंट आ जाता कैरिंग कॉस्ट का। फिर वो अमाउंट का हम क्या करते, फिर आपको कैरिंग कॉस्ट एक्स के फॉर्म में निकालनी पड़ेगी, फिर दोनों को कंपेयर करना पड़ता। तो वही तो यहाँ भी टेक्निकली हो रहा है। हाँ बेटा, कोई बात इसमें ना समझ में आई हो पूछ लो, डिस्कस कर लो। अलग टाइप का सवाल था ये थोड़ा सा। ठीक है, 2015 दिसंबर में एग्जाम में आ चुका है। चलिए, सबको समझ में आ गया है।